In this video, we'll start the chapter Changing Trends in Occupation. Occupation, what is occupation? We already know this. Any job that is done to earn money. रुपया कमाने के लिए अगर कोई भी काम किया जाता है तो उसको ऑक्यूपेशन बोला जाता है. ऑक्यूपेशन का ट्रेंड अब धीरे धीरे बदल रहा है. पहले लोग कुछ और काम करते थे, आजकल उनका काम करने का तरीका बदल रहा है. पहले विमेन वर्कफोर्स में इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब विमेन भी ऑफिस जाने लग गई है एंड डिफरेंट फील्ड्स में काम करने लग गई है. पहले एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, अब दूसरा फील्ड भी कॉमन होते जा रहा है, पॉपुलर होते जा रहा है. सो दीज आर द वेरियस ट्रेंड्स विच आर चेंजिंग इन ऑक्यूपेशन. इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो स्टार्टिंग द चैप्टर. इन बहरामपुर विलेज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, मोस्ट पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स और एनिमल हस्बेंड्री. जैसे कि हर गांव में होता है, लोग ज़्यादातर क्रॉप्स उगाने का काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, या एनिमल हस्बेंड्री. सो व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल्स का देख रेख करना ताकि उनसे मिल्क, मीट और भी दूसरा प्रोडक्ट्स मिले, उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं. Many villages are involved in the non-agricultural occupations like the blacksmith, carpenter, potter, weaver, etc. बहुत सारा नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस भी कॉमन होता है, जैसे लोहा का काम करना, कारपेंट्री का काम करना, पॉट्स बनाना, वीव करना, इस तरह का काम. Some people make beautiful handicrafts like puppets, baskets, mats, stone carvings, मास्क्स एंड पत्तचित्र. पत्तचित्र मतलब कपड़ा पे पेंटिंग करना, बास्केट्स बनाना, मैट्स बनाना, इस तरह का भी बहुत सारा काम होता है जो विलेजेस में होता है. दे सेल देम टू द टूरिस्ट्स टू मेक अ लिविंग. जो बाहर से आते हैं वो विलेज घूमने या कुछ भी, तो उन लोगों को ये हैंडीक्राफ्ट्स बेचा जाता है. ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजेस. ये एक विलेज का बात था, बट ओवरऑल इंडिया के सारे विलेजेस का यही सिनेरियो है. सब जगह पे फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, बट बहुत लोग दूसरे बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं. अ मेजर पोर्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. मैक्सिमम विलेज का पॉपुलेशन या तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो हम लोग यहाँ पढ़े उन सब में इन्वॉल्व होते थे. बट इन रिसेंट टाइम्स द कंडीशन हैज़ चेंज्ड. अब ये कंडीशन बदल रहा है. इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी फार्मर्स टू मेक अ लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर ड्यू टू डिविजन ऑफ लैंड अमंग फैमिली मेम्बर्स, लो प्रोडक्टिविटी एंड लो अर्निंग. अब क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे किसी एक इंसान का फार्म है, उसका डेथ के बाद वो क्या करेगा, अपना फार्म अपने बच्चों में बांट देगा. तो फार्म का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, जिसके वजह से क्रॉप्स कम प्रोड्यूस हो पाता है, तो फार्मर्स को ज़्यादा फायदा नहीं होता. तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लैंड. फॉर एग्जाम्पल, ये एक बड़ा फील्ड है. अब ये दो हिस्सा में डिवाइड हो गया, क्योंकि एक फार्मर का सपोज 2 सन था, तो 2 में डिवाइड हो गया. अब सपोज फर्स्ट सन का 3 सन है, सन डॉटर जिस जैसे भी वो डिवाइड करे, तो वो फर्दर डिवाइड हो गया. इसका 2 है तो वो ऐसे डिवाइड हो गया. तो डिवीजन की वजह से क्या होता है, सबको इतना छोटा सा जगह में वो लोग कल्टीवेशन कर रहा है, तो उन लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं होता. वो लोग सिर्फ उतना ही उगा पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, जिससे उनका डिमांड्स फुलफिल हो सके. अगर वो लोग सब मिलकर एक पूरे बड़े फार्म में कल्टीवेशन करते तो फ़ायदा ज़्यादा होता. लेकिन लड़ाई झगड़ा डिसयूनिटी के कारण वो लोग अपने अपने फील्ड में करते हैं, जिसके वजह से सबका प्रोडक्टिविटी कम हो गया, अर्निंग कम हो गया. ये हर घर का कहानी है. तो इसी वजह से डिवीजन ऑफ लैंड के कारण लो अर्निंग और लो प्रोडक्टिविटी हो जाता है. तो लोग क्या करते हैं, लास्ट में इरिटेट होकर एग्रीकल्चर करना छोड़ देते हैं और दूसरे काम में चले जाते हैं. सो द अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैव ऑल्सो डिक्रीज्ड. लेकिन दूसरे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, वीवर, इन सब में भी इनकम का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है. तो फिर फार्मर लोग क्या करता है, दे माइग्रेट टू सिटीज़ एंड टाउन्स.
वो लोग दूसरे शहर या गांव चले जाते हैं जॉब के अपॉर्चुनिटी में. As the opportunities of employment in rural areas decreased, many villagers started moving towards cities and towns in search of other occupations. Most of them lacked the skill and training for taking up jobs in factories, offices, etc. तो अब वो लोग काम के चक्कर में दूसरे शहर या गांव में तो चले गए, लेकिन उनके पास तो वो स्किल नहीं है, तो वो लोग कहाँ से रुपया कमाएंगे. उनको थोड़ी ना कोई ऑफिस में काम मिल जाएगा या कोई फैक्ट्री में काम मिल जाएगा. तो इस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, लेबर का काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स में, ब्रिक्स उठाना, सीमेंट मिक्स करना, इस तरह का काम. ढाबा में काम करते हैं या रिक्शा पुलिंग का काम करते हैं. सैडली सम ऑफ देम इवन हैड टू रिसोर्ट टू बेगिंग. कितने लोग तो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं. तो ये कहानी है फार्मर्स का जो सिटीज और टाउन्स में माइग्रेट करते हैं. नेक्स्ट इज मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में मशीन्स का आना. द यूज ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन ऑक्यूपेशंस. मशीन्स जब एग्रीकल्चर में आया तो बहुत बड़ा बदलाव आया एग्रीकल्चर में. अ सिंगल मशीन रिप्लेस्ड द लेबर ऑफ मेनी वर्कर्स. एक मशीन बहुत सारे लेबर्स का काम कर दे रहा है. सपोज इस पूरे फील्ड में 20 लेबर मिलकर क्रॉप्स काटते तो वहां पर 2 मशीन ही पूरा क्रॉप काट देगा. तो 20 लोगों का काम 2 मशीन कर दे रहा है. तो इस वजह से लिखा है कि अ सिंगल मशीन रिप्लेस द लेबर ऑफ मेनी वर्कर्स. मेनी फार्म लेबरर्स लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम. तो बहुत फार्मर को जॉब ही नहीं मिलता है. However, machines and electricity in villages also created some new occupations like tube well diggers, tractor drivers, salesmen, mechanics, etc. बहुत सारे फार्मर्स का जॉब चला गया, लेकिन बहुत सारा नया तरह का ऑक्यूपेशन भी क्रिएट हो गया. जिससे अब ट्रैक्टर चलने लगा तो ट्रैक्टर को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, फिर ट्रैक्टर का रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक्स चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का सप्लाई अच्छा हो गया तो लोग अपने फार्म में ट्यूब वेल्स और अलग अलग तरह का इरिगेशन का सिस्टम सेट करने लग गए. फिर सेल्समैन चाहिए जो प्रोडक्ट्स बेचेगा, फर्टिलाइजर बेचता है, सीड्स बेचता है. तो इस तरह से नया नया जॉब्स भी क्रिएट हुआ. डू यू नो ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ मशीन्स, गुड क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा. सो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब सपोज मेरे पास 2 फील्ड है, तो इसमें हम ओल्ड मेथड से कल्टीवेशन कर रहे हैं और सेम साइज का दूसरा फील्ड है जिसमें हम न्यू मेथड्स से कल्टीवेशन कर रहे हैं. तो क्या डिफरेंस है? जैसे इसमें हम नॉर्मल सीड्स यूज कर रहे हैं, इसमें हम लैब में क्रिएट किया हुआ जिसको बोला जाता है हाइब्रिड सीड्स, वो यूज कर रहे हैं. इसमें हम मैन्यूअर्स डाल रहे हैं, इसमें हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं. इसमें इरिगेशन का नया नया टेक्निक से हम कर रहे हैं और इसमें वही पुराना टेक्निक चल रहा है कि एक जगह से पानी आ रहा है और फार्मर्स लोग डाल रहे हैं एक पाइप से. तो एट द एंड रिजल्ट क्या होगा? इस फार्म से हमको बहुत ज़्यादा, सपोज इससे हमको अगर 100 kg का प्रोडक्शन हुआ तो इससे हमको 200 kg का होगा या 150 kg का होगा. तो फील्ड का साइज सेम था, फिर भी इससे हमको ज़्यादा ग्रेन्स मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा. क्यों? क्योंकि हम अच्छा टेक्निक्स यूज़ किए, अच्छा सीड यूज़ किए, ज़्यादा रुपया लगाए, इन्वेस्ट किए. तो यही है ग्रीन रेवोल्यूशन. उसी लैंड से ज़्यादा प्रोड्यूस कलेक्ट करने को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये एक रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था. रेवोल्यूशन मतलब बहुत बड़ा चेंज. तो ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था एक साइंटिस्ट के अंडर में, और इसके वजह से फूड प्रोडक्शन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो पाया था. तो ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे पॉसिबल हो पाया? जब मशीन्स यूज़ होने लगा, अच्छा क्वालिटी का सीड्स यूज़ हुआ और फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ किया जाने लगा. तो दिस वॉज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर. नाउ इसमें हम लोग थोड़ा सा वाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेन्स से रिलेटेड था, वाइट रेवोल्यूशन दूध से रिलेटेड होता है, मिल्क से.
So in earlier times, the farmer and his family looked after the milk-giving animals on their farm. The quality of animals and their feed were not very good. पहले फार्मर्स क्या करते थे, इनफैक्ट अभी भी करते हैं, खेती करने के साथ साथ मिल्क गिविंग एनिमल्स को भी पालते थे अपने फार्म में, जैसे गोट, बफेलो, काउ, इस तरह से, ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए. लेकिन वो लोग एनिमल्स को अच्छा क्वालिटी का खाना वगैरह नहीं खिलाते थे. एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वॉज लो. तो दूध एनिमल से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था. फिर वो लोग दूध खुद दे कर आते थे, जगह जगह पे बेचते थे. तो कभी बारिश आ गया या कभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला तो वो लोग मिल्क बेच नहीं पाते थे. तो सप्लाई काफ़ी इरेगुलर था. तो मोर एवर पुअर सप्लाई सिस्टम क्रिएटेड अ स्कैरसिटी ऑफ मिल्क इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. स्कैरसिटी मतलब कमी. तो मैक्सिमम टाइम पे दूध का कमी चलते रहता था हर जगह पे. तो डॉक्टर वर्गीस कुरेन वॉज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड इन डेयरी फार्मिंग एट आनंद इन गुजरात. तो जिस तरह से एक साइंटिस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, उसी तरह से डॉक्टर वर्गीस कुरेन वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किए. कहाँ पर? आनंद बोलकर एक जगह है गुजरात में. तो वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? इट वॉज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क को प्रोड्यूस करना, उसको प्रोसेस करना, मतलब उसका अलग अलग सामान बनाना, मार्केटिंग करना, बाजार में बेचना, एक्सपोर्ट करना मतलब दूसरे शहर, दूसरे कंट्री में भेजना, और उसका बहुत सारा बाई प्रोडक्ट्स. सिर्फ मिल्क ही नहीं, मिल्क का बहुत सारा बाई दूसरा प्रोडक्ट्स, जैसे बटर, चीज़, घी, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बेबी फूड, आइसक्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, इस तरह से योगर्ट, कर्ड, इतना सारा प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना. यही है वाइट रेवोल्यूशन. द कोऑपरेटिव्स वर्कड सो एफिशिएंटली दैट सून इंडिया, अ मिल्क डेफिशिएंट कंट्री, became the largest producer of milk in the world. तो कोऑपरेटिव्स मतलब क्या होता है? जैसे अमूल इज अ कोऑपरेटिव. तो ये कंपनी किसी एक इंसान का नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग रुपया इन्वेस्ट करके इसको चला रहे हैं. तो वही होता है कोऑपरेटिव्स. तो ये कोऑपरेटिव्स इतना अच्छा से काम किया कि इंडिया जो मिल्क डेफिशिएंट कंट्री था, जहाँ मिल्क का कमी था, अब वही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन गया पूरे वर्ल्ड में. तो कैपेसिटी शुरू से था, लेकिन लोगों में इतना नॉलेज नहीं था, लोगों के पास सप्लाई सिस्टम पुअर था. थोड़ा सा सब कुछ नॉलेज देने से, हेल्प देने से इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. विल रीड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो.